दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में एक बात का अनुभव किया है कि कोई इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी करोड़पति हो, लेकिन अगर उसकी औलाद उसके बस में नहीं है, तो वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दोस्तों आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना इस बात को सिद्ध कर देगी। दोस्तों एक 17 साल की लड़की जो कि कक्षा 10 में पढ़ती थी। दोस्तों वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसकी माँ अपनी बेटी को देख देख जीती थी, अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी काटती थी। बेटी जो भी अपनी माँ से डिमांड करती थी, माँ अपनी बेटी की डिमांड तुरंत पूरा करती थी, क्योंकि इकलौती बच्ची थी, मना नहीं कर सकती, वो किसी भी प्रकार से अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकती थी। दोस्तों माँ हर वो संभव प्रयास करती थी जिससे वो ये चाहती थी कि बेटी को हमेशा खुशी मिले, कभी कोई कष्ट ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों उस 17 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपनी माँ को ऐसी दर्दनाक मौत दी और ऐसा ड्रामा बनाया कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो बस यही कहने लगा, उसके मुंह से बस यही बात निकली कि ऐसी औलाद से बढ़िया है कि बिना औलाद के हम हर जन्म में बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर में वो माँ जो इतना चाहती थी अपनी बेटी को, तो उस माँ ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिससे इस लड़की को अपनी माँ को मौत के घाट उतारना पड़ा। चलिए बताते हैं विस्तार से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। यहाँ पे एक जिला पड़ता है बिलासपुर और बिलासपुर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सकरी। दोस्तों इस सकरी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पथरिया। दोस्तों इस पथरिया गांव में एक महिला जिनकी उम्र 45 साल होती है और उनका नाम चंदना डरसेना होता है। दोस्तों चंदना डरसेना के ससुर की मौत हो गई थी, इनकी सास थी और इनके जो पति थे चंदना डरसेना के, उनका नाम विजय डरसेना था। दोस्तों विजय डरसेना इंटर कॉलेज के अध्यापक थे, सरकारी अध्यापक थे और चंदना डरसेना की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम रिया था, रिया डरसेना। दोस्तों इनकी जो फैमिली थी बहुत ही खुशहाल फैमिली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा था, सब कुछ था। लेकिन दोस्तों ससुर की भी मौत हो जाती है और वक्त आगे बढ़ता है तो ये जो विजय डरसेना थे, चंदना डरसेना के जो पति थे, उनके एक बार चुनाव में ड्यूटी लगती है और वो इतने ईमानदार थे कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे। तो दोस्तों चुनाव के दौरान ही किसी बात को लेकर एसडीएम से विजय डरसेना की बहस हो जाती है। तो एसडीएम साहब कई सारी धाराएं छोटी मोटी लगा के विजय डरसेना को जेल के अंदर भेज देते हैं। जब जेल के अंदर भेज देते हैं तो वहां पे जो जेल में कैदी थे उनसे किसी बात को लेकर विजय डरसेना की बहस हो जाती है। दोस्तों वो कैदी जो थे दबंग टाइप के थे, बदमाश टाइप के थे, तो वो विजय डरसेना के ऊपर हमला कर देते हैं और उसी हमले से उन्होंने मतलब इतना मारा विजय डरसेना को कि विजय डरसेना की वहीं पे मौत हो जाती है उस जेल में ही। जब विजय डरसेना की मौत हो जाती है तो भाई शहर में हंगामा कर जाता है, कितने अच्छे आदमी थे, इनके साथ में ऐसा हुआ। कई संगठन होते हैं वहां पे, तो बिलासपुर में तो वो इस पे मतलब धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। दोस्तों वहां की सरकार को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि माहौल बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने सबको सांत्वना दी और कहा कि विजय डरसेना की जो नौकरी थी उनकी पत्नी को दी जाएगी, चंदना डरसेना को, और 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जब दोस्तों सरकार के द्वारा ये आश्वासन मिलता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं और यही होता भी है कि चंदना डरसेना जो थी उनको उनके पति की जगह नौकरी मिल जाती है, वो ड्यूटी करने लगती हैं और उनको वहीं पे सचिव भी बना दिया जाता है। जो पथरिया चुनचुनिया की पंचायत पड़ती है वहां पे उनको सचिव बना दिया जाता है। दोस्तों इनकी जिंदगी, पैसा तो था लेकिन वो सुकून नहीं था, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ेगा ही। दोस्तों चंदना डरसेना अपनी ड्यूटी करने लगती हैं और अपनी जिंदगी को जीने लगती हैं जैसे तैसे। लेकिन चंदना ये सोचती हैं कि मेरे ससुर भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है और मेरी एक बेटी है। अब अपनी इस बेटी की तो मैं जिंदगी बनानी है, गांव में रहेंगे तो इसको ना अच्छी पढ़ाई मिल पाएगी, ना अच्छी कोचिंग मिल पाएगी। तो चंदना ये विचार बनाती है क्यों ना हम शहर में चले जाएं। दोस्तों इसी विचार से क्या होता है कि चंदना जो थी तो वहीं पे जो उसलापुर कॉलोनी पड़ती है सकरी थाना के अंतर्गत, तो वहीं पे वो चली जाती हैं, अपनी सास को भी अपने साथ में ले जाती हैं, क्योंकि सास की देखभाल करने वाला कोई दूसरा था नहीं। विजय डरसेना जो थे वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटा थे, तो अपनी सास को भी चंदना अपने साथ में ले आती हैं और बेटी को भी साथ ले आती हैं और उसी उसलापुर कॉलोनी में रहती हैं। दोस्तों चंदना ड्यूटी करती हैं और बेटी जो थी वो स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। ऐसे करके समय गुजरने लगता है। चंदना अपनी सास की देखभाल इतने अच्छे तरीके से करती है कि शायद है कि कोई इतने अच्छे तरीके से सेवा कर पाए। दोस्तों चंदना के जीने की सिर्फ 2 ही वजह थी।
उनकी बेटी और उनकी सास, और उन्हीं को देख के चंदना अपने दिन काट रही थी, अपनी जिंदगी काट रही थी। और दोस्तों ये जो रिया थी, ये हमेशा अपनी माँ से नई नई डिमांडें करती थी कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। माँ की इकलौती बच्ची थी तो माँ मना नहीं करती थी, जो भी बेटी मांगती थी वो माँ तुरंत उसकी विश को पूरा करती थी, तुरंत वो चीज ला के देती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी इकलौती बेटी है, इसी के सहारे मुझे जीना है, इसी का सब कुछ है जो भी मेरे पास में है। दोस्तों ऐसे करके वक्त आगे बढ़ता जाता है। एक दिन की बात है, जो ये रिया डरसेना थी यानी कि चंदना की जो बेटी थी, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे राजस्थान कोटा में घूमने जाना है, हम टूर पे जाएंगे, मेरा मन है, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। दोस्तों माँ ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि माँ को डर रहता था कि मेरी इकलौती बेटी कहीं कोई बात हो जाए। लेकिन रिया कहती है अपनी माँ से कि माँ आयशा भी जा रही है। आयशा रिया की मौसी की बेटी थी, तो कहा कि आयशा भी जा रही है, हम आयशा के साथ में जा रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है, अगर आयशा जा रही है तो चली जाओ दोनों लोग, और जल्दी लौट के आना और मुझे फोन भी करते रहना। दोस्तों रिया अपनी मौसी की बेटी के साथ में चली जाती है और कोटा घूमने लगती है जाके। दोस्तों पूरा एक दिन घूमती है। इसके बाद में क्या होता है कि रिया की जो नानी थी वो भी कोटा में ही रहती हैं। तो रिया अपनी सहेली के साथ में अपनी नानी के घर पे पहुंच जाती है, और अगले दिन रात के 10 बजे का टाइम था। रिया अपनी माँ के पास में फोन करती है, तो माँ का फोन बंद बताता है, स्विच ऑफ बोलता है। तो 2-4 बार ट्राई करती है, अपनी नानी से कहती है कि नानी पता नहीं माँ का फोन क्यों बंद आ रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, नानी ने कहा कि कोई बात नहीं है, सवेरे ट्राई कर लेना, अभी सो जाओ। दोस्तों सवेरे रिया फिर से अपनी माँ का फोन ट्राई करती है, लेकिन माँ का फोन जो था वो स्विच ऑफ बोलता है। अब रिया बहुत ज्यादा परेशान होती है, अपनी नानी से कहती कि नानी माँ का फोन तो कभी बंद नहीं होता है, माँ का फोन क्यों बंद हो गया, स्विच ऑफ क्यों हो गया। बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। फिर उसको एक उपाय सोचता है। दोस्तों रिया के जो पड़ोसी थे जिनका नाम रामेश्वर था, उनके पास में रिया फोन करती है और उनसे कहते कि अंकल जी देखो मेरे घर में जाके मेरी माँ क्या कर रही है, और कल शाम से हम माँ के पास में फोन कर रहे हैं और अपने बारे में बताया कि हम यहाँ पे कोटा में घूमने के लिए आए हैं। माँ के पास में फोन कर रहे हैं, माँ का फोन स्विच ऑफ बोल रहा है, कल शाम से हम लगा रहे, बहुत परेशान है, एक बार जाके देख लो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आखिर में माँ के साथ में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दोस्तों वो जो पड़ोसी रामेश्वर थे वो रिया को आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि बेटा ठीक है, हम अभी जा रहे हैं और बता रहे हैं तुम्हारी माँ क्या कर रही है। दोस्तों जो रामेश्वर थे वो अपनी पत्नी के साथ में रिया के घर पे जाते हैं। रिया के जो घर का मेन डोर था वो खुला हुआ था, वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके आवाज लगाते हैं कि भाभी कहाँ हो, भाभी कहाँ हो, लेकिन किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। दोस्तों दोनों पति पत्नी थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, कल से फोन नहीं लग रहा था उनको कि कुछ हो ना गया हो। दोस्तों ये लोग आगे और बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन दोनों पति पत्नी ने रिया की जो माँ का रूम था उस रूम में झांक के देखा, तो वो लड़खड़ाते हुए भाग खड़े होते हैं, चिल्लाते हुए कि अरे ये क्या हुआ। दोस्तों रामेश्वर ने दोबारा से रिया के पास में फोन किया और रिया से कहा कि बेटा माँ को किसी ने मार दिया है। उन्होंने देखा था कि रिया की जो माँ है वो बेड के पास में नीचे पड़ी हुई हैं, उनके गले में दुपट्टा कसा हुआ है, उनके पैर बंधे हुए हैं और उनकी मौत हो गई है। दोस्तों दोनों पति पत्नी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि चीखने लगते, चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबको बताया, सभी लोग देखते हैं। दोस्तों रिया भी वहां से भाग खड़ी होती है, रोते चीखते चिल्लाते हुए। दोस्तों आसपास के लोगों ने पुलिस को भी सूचना की, पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। रामेश्वर ने जैसे जैसे देखा, जो भी रिया से बात हुई, सब कुछ पुलिस को बताया। पुलिस अपनी तहकीकात करना शुरू कर देती है। तब तक क्या होता है कि रिया भी आ जाती है। अब पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने रिया से पूछा कि तुम्हारी माँ की हत्या हो गई है, और जो सेफ थी, अलमारी थी, उसमें कुछ गहने रखे हुए थे वो भी गायब हैं। लेकिन बाकी और कुछ नहीं लग रहा था कि भैया घर में चोर बदमाश आए होंगे, किसी चीज को तितर बितर किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर में यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्योंकि नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई छीना झपट्टी हुई हो। लेकिन उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस ने रिया से पूछना शुरू किया कि बताइए तुमको किसी पे शक है क्या, किसने तुम्हारी माँ को मारा होगा। तब दोस्तों रिया ने जो बात कही, उस बात को सुन के दो भैया वहां पे हर कोई हैरान हो गया। रिया ने कहा कि मुझे रामेश्वर पे शक है, जिसके पास में रिया ने फोन किया था कि अंकल जी देख के आओ। तभी तो कहते कि लोग भरोसा नहीं करते कि कौन क्या कर जाए। कहा कि मुझे रामेश्वर पे शक है, इन्होंने मेरी माँ को मारा है, क्योंकि इन्होंने ही पहले देखा है, इन्होंने मुझे फोन किया है। दोस्तों पुलिस ने एक शक के आधार पर रामेश्वर को पकड़ लिया।
लेकिन रामेश्वर जो थे थाने में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी बात है, पूरी अपनी कहानी बताते हैं। लेकिन पुलिस रामेश्वर की बात को नहीं मानती है और रामेश्वर से हर तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वही होता है ना कि जो झूठ होता है वो झूठ होता है, जो सच होता है वो सच होता है। तो ऐसे करके दोस्तों पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता कि जिससे लगे कि रामेश्वर ने हत्या की। रामेश्वर को तो छोड़ दिया, लेकिन रामेश्वर को ये कहा पुलिस ने कि देखियो अभी तो जाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा फिर से तुम्हें बुलाएंगे, अपने घर से कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों क्या था कि पुलिस अब इंतजार कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद में देखते हैं कि कैसे इनकी मौत हो गई। दोस्तों 3 दिन के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि पहले इनका गला घोटा गया, इसके बाद में बिजली का करंट दिया गया। अब भाई पुलिस बहुत हैरान की आखिर में इतनी दरिंदगी किसने की, और बेटी भी उधर बिलख रही है, पुलिस को भी दया आ रही, लोगों को दया आ रही। बताओ कोई ना पिता है ना माँ है, ये बच्ची कैसे जिएगी, क्या करेगी, छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं है। तरह तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों तभी किसी के द्वारा छुपके से पुलिस को ये सूचना दी गई कि जो लड़की बता रही है रिया कि हम 2 दिन से राजस्थान में थे, ये लड़की यहीं पे थी, यहीं पे थी, आसपास थी, मैंने देखा था। लेकिन उस व्यक्ति ने कह दिया कि मेरा नाम ना बताएं। अब क्या था कि पुलिस को अब शक हो जाता है रिया पे। अब रिया को रिमांड पे लेती है पुलिस। पहले तो रिया बहुत ज्यादा बिगड़ती है, लेकिन पुलिस ने उससे फिर अपने हिसाब से सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कहां तक जवाब दे पाएगी, जो सच होता है वो सच होता है। आखिर में रिया टूट जाती है और रिया ने सारा सच उगल दिया। रिया ने कहा कि हाँ, हम कहीं घूमने नहीं गए थे और मैंने ही अपनी माँ को मारा है। ये तो मैंने एक ड्रामा किया था, मैंने अपनी माँ को मार के इसके बाद में इसी शहर में यहीं पे हम घूमते रहे छुपके से, कहीं मंदिर में कहीं अपनी मौसी की बेटी के साथ में, और मैंने ही अपनी माँ को मारा है। पुलिस ने कहा कि ये काम अकेले तो नहीं कर सकती हो, तुम्हारे साथ में कौन कौन था। तो वो लड़की बताती है रिया कि मेरी मौसी की जो बेटी थी आयशा, वो मेरे साथ थी, और मेरा जो प्रेमी था जिससे हम बात करते थे वो मेरे साथ था। हम तीनों ने मिलकर अपनी माँ को मारा है। पुलिस ने पूछा क्या वजह थी, तुम्हारी माँ तो तुम्हें देख के जीती थी, किसी भी चीज की कोई कमी तो रखती नहीं थी, तो तुमने अपनी माँ को क्यों मारा। तब दोस्तों रिया ने बताया कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में एक लड़का जो कि मेरी वही मोहल्ले का है, उसका नाम देवदीप है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है, वो इंटर में पढ़ता है और हम हाई स्कूल में है। और हमारी उससे धीरे धीरे नजदीकियां हो गई, और नजदीकियां प्यार में कब बदल गई मुझे पता नहीं चला। हम और देवदीप इतना एक दूसरे को प्यार करने लगे कि एक दूसरे के बिना जीना ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो रहा है। और देवदीप पढ़ाई के बहाने, नोट्स बनाने के बहाने मेरे घर पे आने लगा और घंटों घंटों मेरे घर पे समय बिताने लगा। और ये बातें मेरी जो मौसी की बेटी आयशा थी उसको हम शेयर करते थे, बताते थे। आयशा की जो सीक्रेट बातें थी आयशा मुझे बताती थी, मेरी जो सीक्रेट बातें होती थी वो हम आयशा को बताते थे। तो देवदीप के साथ में मेरा प्रेम प्रसंग चलने लगा, और इतना मेरा प्रेम बढ़ गया कि ये बात धीरे धीरे माँ को भी पता चल गई। माँ मेरे इस रिश्ते पे रोक लगाने लगी, और हम और देवदीप एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन मेरी माँ ने इस पे आपत्ति जताई, मेरी माँ ने मुझ पे सख्ती कर दी। मेरी माँ ने कहा कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी, तो देवदीप से मिलेगी नहीं, अगर तूने बात की तो तेरा फोन तोड़ देंगे। मेरी माँ ने मुझ पे इतनी पाबंदी लगा दी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं माँ भी डरती होगी कि जमाना खराब है, इकलौती बेटी है, कहीं गलत कदम न पड़ जाए। माँ ने जब सख्ती कर दी तो इस लड़की ने ये सोचा, रिया ने, कि अब मेरी माँ अगर जिंदा रहेगी तो मुझे मिलने नहीं देगी और देवदीप से हम शादी नहीं कर पाएंगे, मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। तब दोस्तों ये जो रिया थी ये अपने प्रेमी के साथ में पूरा प्लान बनाती है कि ऐसा करते हैं कि माँ को अपने रास्ते से हटा देते हैं। माँ जब रास्ते से हट जाएगी तो हम अपनी जिंदगी बहुत आराम से काटेंगे। लेकिन ये विचार ऐसा बनाते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए, इस केस में किसी और को फंसाया जाए और हम सेफ बच जाएं। और रिया कहती कि मैंने पूरा प्लान बनाया। पहले मैंने अपनी सहेली को बुलाया, आयशा को, यानी कि जो मौसी की बेटी थी उसको बुलाया, और मैंने माँ को चाय में पहले नशा की गोली दे दी। माँ को इतनी नींद आ गई, इसके बाद में मैंने और मेरी मौसी की बेटी ने गले में रुपट्टा डाल के माँ का गला कस दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि माँ की कई सांसें चलने लगे, चलती रहे और ये जिंदा ही बनी रहे, हम और आफत में पड़ जाएं।
तो मैंने बिजली का करंट माँ को दिया कम से कम 20 मिनट। मुझे संतुष्टि हो गई कि अब माँ पूरी तरीके से मर चुकी है। फिर मैंने अलमारी से कुछ गहने निकाले, जो माँ के गहने थे, कुछ पैसे निकाले और उनको निकाल के हम अपनी सहेली यानी आयशा के साथ में यहाँ घर से निकल जाते हैं और पूरे दिन घूमते रहते हैं। अगले दिन बाकायदा एक प्लान के तहत रामेश्वर के पास में फोन करते हैं। मैंने सोचा रामेश्वर घर में जाएंगे और फिर हम उन्हीं का नाम रख देंगे, वो फंस जाएंगे और हमसे बच जाएंगे। दोस्तों अब भाई ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि देखिए एक लड़की जिसके सहारे एक माँ अपनी जिंदगी काट रही थी, उस लड़की ने कैसा खेल खेला। ऐसी औलाद से बढ़िया है कि इंसान बिना औलाद का बना रहे हर जन्म में। दोस्तों आयशा को भी पकड़ा जाता है जो उसकी मौसी की बेटी थी, और उस प्रेमी देवदीप जो था उसको भी पकड़ा जाता है और तीनों पे धाराएं लगा के तीनों को जेल में भेजा जाता है। और दोस्तों रिया की जो दादी थी, चंदना की जो सास थी, वो 2 दिन पहले यानी कि पथरिया जहाँ पे गांव था, चंदना का जो ससुराल था, वहां पे गई हुई थी, वो घर पे नहीं थी। उसी वक्त इस रिया ने अपनी माँ के साथ में ऐसा खेल खेल दिया। अब बताइए वो जो एक बुजुर्ग महिला है उसका भी कोई सहारा नहीं बचा और ये लड़की जेल चली गई और माँ को इस कदर मार दिया। अब आप बताइए कि पता नहीं हो क्या गया है, कैसा जमाना आ गया, कैसा समय आ गया। पहले लोग अपने बच्चों को डांटते थे, अपनी पत्नी को डांटते थे, पति को डांट, कोई भी गलती करता था उस पे लोग सख्ती करते थे, डांटते थे, लेकिन अब तो लोग रास्ते से ही हटा देते हैं। तो भाई मेरे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि किसी को भी समझाओ एक लिमिट में, अगर वो ना समझे तो मरने दो, भाड़ में जाए, क्योंकि अब समझाने वाला जमाना नहीं रहा है। तो आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।